Good morning, students. Today I shall start a new topic, vector, which is very useful in quantum chemistry and it is applied in various topics of chemistry. So, in that point of view, this topic is very important and we will have to understand the addition, subtraction, multiplication of vectors, also the types of multiplication, cross product and dot product. So let us start. Introduction to vector. A vector is a quantity that has both magnitude and direction. वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. लेकिन अगर जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन दोनों है तो उनको हम वेक्टर बोलते हैं. जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है. A vector is represented by an arrow whose length of arrow is the magnitude of the vector and the direction of arrow is the direction of the vector. मतलब कि अगर कोई वेक्टर को हमको रिप्रेजेंट करना है तो एक एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे यहाँ पर हमने इस तरह से वेक्टर्स दिखाया है तो एक एरो हमने दिखाया है. सो कहा गया है कि उसको हम लोग एक एरो से दिखाएंगे और का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेंथ, एरो के लेंथ के बराबर होगा और जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो एरो का भी डायरेक्शन होगा. नाउ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन कैसे ऐड करेंगे वो यहाँ पर हम लोग समझे. ये फिगर से भी समझ सकते हैं और यहाँ पर जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है उससे भी समझ सकते हैं. Two vectors can be added together to get a new vector. Let us consider two vectors A and B, and let by adding these two vectors we get a new vector C, that is C is equal to A plus B. A और B दो वेक्टर हैं, दोनों को हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद एक नया वेक्टर मिला जिसको C तो हम लोग ऐसे लिख. पिक्टोरियली या डायग्रामेटिकली हम लोग कैसे उसको दिखाएंगे. सपोज दिस इज वेक्टर A. यहाँ पर हमने जो दो वेक्टर को एडिशन कर रहे हैं तो वेक्टर एडिशन इस तरह से होगा कि यहाँ पर हमने वेक्टर A दिखाया है और यहाँ पर वेक्टर B दिखाया है. अब दोनों को ऐड करना है तो ये काम करना पड़ेगा, ये स्टेप्स मुझे करने होंगे. प्लेस टेल ऑफ B एट द टिप ऑफ A. A का टिप ये है और B का टेल ये है, ये B है तो उसका टेल ये है. तो इसलिए ये B का जो टेल है वो A के टिप पर रखना है. तो इसको हम लोग ऐसे रखें और इसका डायरेक्शन यही, तो इस डायरेक्शन ये पैरेलल है, ये पैरेलल है तो इसलिए इसको हम लोगों ने ऐसा रखा. तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा जो एडिशन के बाद हमको C मिलता है. अगर C मिलता है तो वो क्या करेंगे कि देन ड्रॉ C फ्रॉम टेल ऑफ A. A का जो टेल है वहां से हम लोगों को ये ड्रॉ करना है. कहां तक? टू द टिप ऑफ B, B के टिप. तो इस तरह से A और B जो ऐड होकर के जो रिजल्टेंट वेक्टर C देंगे वो मेरा ऐसा मिलेगा. उसका भी डायरेक्शन वही होगा जो A और B के डायरेक्शन को मिला करके हमने दिखाया है. दूसरे तरीके से भी हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं कि प्लेस टेल ऑफ A एट द टिप ऑफ B. चूंकि यहाँ पर हमने A और B लिखा है तो B का जो टिप है उस पर हमने A का जो है सो टेल रखना है. और C को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? C को B के टेल से शुरू करना है और A के टिप तक जाना है. तो इस तरह से दोनों ही तरीके से हमने जो एडिशन किया है वो सेम रिजल्ट आया है. इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि दोनों ही तरीके का जो रिजल्ट सेम है, we get same result, that is C is equal to A plus B is equal to B plus A. और ये एक तरह से कम्यूटेटिव लॉ है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका रिजल्ट है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. अब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? राइटिंग ए वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेक्टर विथ नेगेटिव साइन. माइनस साइन के साथ अगर कोई वेक्टर लिखेंगे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन दिखाएगा. लेट A and B आर टू वेक्टर्स एंड आफ्टर subtraction it gives result D, then D will be equal to A minus B. और उसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं A plus और ब्रैकेट के अंदर B, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं माइनस B को जो कि उसका अपोजिट डायरेक्शन है. तो एडिशन के ही जैसा सब्ट्रैक्शन भी है. अभी एक और दो टर्म हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखेंगे, यूनिट वेक्टर्स. ये यूनिट वेक्टर्स क्या है?
तो यूनिट वेक्टर्स आर वेरी यूजफुल सेट ऑफ वेक्टर्स दैट आर ऑफ यूनिट लेंथ एंड पॉइंट अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि अगर हम लोग एक्स वाई जेड, जैसे हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ हमने लिखा है राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंडेड का मतलब कि एक्स से वाई, वाई की तरफ जेड जाएंगे तो हम लोग राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको लिखे हैं राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये यूनिट वेक्टर क्या कहता है कि ऐसा वेक्टर जिसका जो लेंथ है यूनिट लेंथ होगा और किस डायरेक्शन में होगा, तो जो कार्टेशियन हमारा जो कोऑर्डिनेट है उसी डायरेक्शन में होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारा तीन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस में यूनिट लेंथ का जो पोर्शन होगा वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कहलाएगा, वाई एक्सिस वाला में वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर कहलाएगा और जेड एक्सिस में जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर कहलाएगा। जैसे हमने ये फिगर से दिखाया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में ये वाला जो पोर्शन है वो यूनिट लेंथ का है और वाई एक्सिस में ये वाला जो पोर्शन है वो यूनिट लेंथ का है और जेड एक्सिस में ये वाला जो पोर्शन है वो यूनिट लेंथ का है। तो ये जो है सो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, और इनका नाम हम लोग देंगे आई जे के, स्मॉल आई, स्मॉल जे एंड स्मॉल के। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर को समझ सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं। और ये जो तीनों यूनिट वेक्टर्स आई जे के अब हम लोगों ने जो समझ लिया है, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। क्यों परपेंडिकुलर होंगे? क्योंकि ये तीनों जो है वो तीन कोऑर्डिनेट्स हमारे जो है एक्स वाई जेड उसी पर है और यूनिट पोर्शन उनका है और तीनों कोऑर्डिनेट भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए आई जे के भी जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। जैसे अगर कोई वेक्टर हम ए लेते हैं, अगर जो थ्री डायमेंशनल, लेट एनी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ए कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ दीज यूनिट वेक्टर्स। कैसे? अगर कोई वेक्टर ए है जिसके तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे लिखेंगे? तो ए का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट ए एक्स लिखाएगा, ए का वाई एक्सिस में कंपोनेंट ए वाई लिखाएगा और ए का जेड एक्सिस में कंपोनेंट ए जेड लिखाएगा। तो इस तरह से ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई और ए जेड लिखेंगे। लेकिन चूंकि उसकी जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के साथ उसका यूनिट वेक्टर भी जुड़ा हुआ है या कहिए यूनिट वेक्टर भी मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग जो है उसके कंपोनेंट के साथ में एक यूनिट वेक्टर है वो सबको भी लिखना होगा। और जो तीन यूनिट वेक्टर जो तीन जो है डायरेक्शन में परपेंडिकुलर में आई जे के करके हम लोग जो यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, तो वो भी इसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। इसलिए हम लोग कंप्लीट लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए एक्स इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे प्लस ए जेड इंटू के, वेयर आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स एंड ए एक्स ए वाई एंड जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ, दे आर प्रोजेक्शंस। और एक्चुअली ए एक्स ए वाई और ए जे हैं क्या? तो they are the projections of A along the respective Cartesian coordinates. So AX is the projection of A on the x-axis, AY is the projection of A on y-axis and AZ is the projection of A of z-axis, जो यहाँ पर फिगर से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक गिवन वेक्टर A है, तो A का जो प्रोजेक्शन है वो AX जो हमने लिखा वो x एक्सिस पर होगा। तो x एक्सिस कौन सा है? देखिए ये x एक्सिस है। प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? तो इसका प्रोजेक्शन कि यहाँ से इसका जो लेंथ है ये पोर्शन जो है इसका ए एक्स कहलाएगा, ए वाई क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा। इसलिए ये और ए जेड कहाँ से कहाँ तक कहलाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा। इसलिए हम लोग ये पोर्शन जो है सो ए एक्स लिखे हैं और यहाँ से यहाँ तक पोर्शन जो है सो वाई है। मतलब कि ये जो हमारा वेक्टर ए है उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो x है और कितने के इक्वल है? तो ये प्रोजेक्शन जो यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम लोग डॉटेड लाइन से लिखे हैं, और ए वाई ये पोर्शन है और ये जेड जो है सो ये। अब लेंथ ऑफ ए इज गिवन बाय, वो कैसे दे सकते हैं? तो पाइथागोरियन जो थ्योरम है उसके अनुसार हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं या हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना होगा, या a स्क्वायर अगर हम बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होगा? तो तीनों जो कंपोनेंट हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। सो ए स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। लेकिन अगर केवल ए लिखते हैं तो
हम लोग इसको रूट कह सकते हैं और यहाँ पर भी रूट या मतलब इसका पावर में हाफ हम लोग ले सकते हैं। अब एडिशन करना चाहते हैं दो वेक्टर को। पहले हमने देख लिया कि एडिशन किस तरह से करते हैं, तो अभी एक हमने एग्जांपल लिया है कि इस तरह से a एक वेक्टर है और b एक दूसरा वेक्टर है। तो a का जो कंपोनेंट है वो ax, ay, az है, साथ में उनके जो है सो यूनिट वेक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। b का भी कंपोनेंट bx, by, bz है और उनके भी जो है सो यूनिट वेक्टर्स जुड़े हुए हैं। तो यदि हम लोग को सम करना है a प्लस b को, तो इनके कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो ax प्लस bx, और ये यूनिट वेक्टर तो जुड़ा रहेगा। उसी तरह से उसका जो y कंपोनेंट दोनों को होंगे उनको साथ में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर से, और फिर z कंपोनेंट को फिर ऐड करेंगे और जो यूनिट वेक्टर है z एक्सिस का वो भी उनके साथ जुड़ा रहेगा। सब्ट्रैक्शन भी सिमिलर होगा, a प्लस b में जैसे लिखा है वो a माइनस b में होगा, केवल हम लोग प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस करते हैं। इफ a इज इक्वल टू 2i minus j plus 3k and b is equal to minus I plus 2j minus k, then calculate the length of AB। तो AB का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा कि हमको AB का मैग्नीट्यूड हम लोग को निकालना होगा। AB का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग यहाँ पर जो है सो मैग्नीट्यूड जिस तरह से निकाले हैं उसी तरह से यहाँ पर हम लोग को AB का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग a प्लस b को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, तो अभी हमने तुरंत देखा कि इस तरह से ये दोनों का जो कंपोनेंट है उसको हम लोगों को एक साथ ऐड कर देना। तो यहाँ पर जो दोनों के कंपोनेंट है उनको ऐड करेंगे। तो इसका कंपोनेंट 2 है, इसका -1, इसका -1 है, इसका जो है 2 है, इसका 3 है और इसका -1 है, और i j के उनके साथ लगा हुआ है। जब सॉल्व करेंगे तो केवल i j प्लस 2k आएगा। अब वेक्टर हमको a प्लस b मिला, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब उसका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या, अगर इसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये हाफ नहीं लिखाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग केवल a प्लस b मॉडुलस लिखेंगे तो इस पूरे का पावर में हाफ लिखाएगा, या कहिए कि स्क्वायर रूट है। और हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका जो वैल्यू है, मैंने i का जो i तो यूनिट वेक्टर है, j यूनिट वेक्टर है, k यूनिट वेक्टर है, लेकिन उसके जो कंपोनेंट है ये x कंपोनेंट जो है इस a प्लस b का यहाँ 1 है, यहाँ पर जो है सो y कंपोनेंट इसका जो है सो 1 है और इसका z कंपोनेंट जो है वो 2 है। तो ये हम लोगों को अभी जो जस्ट हमने फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा था, ये वाला फॉर्मूला, उसी को यूज करके हम लोग जो है सो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, और ये ऐड करके 6 आएगा। सो रूट 6 इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा जो कहा गया है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी, वो जो है सो रूट 6 के इक्वल। तो ये बड़ा सिंपल था कि ये एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है हम लोग कैसे करते हैं। लेकिन हम लोगों को केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो उसका मल्टीप्लिकेशन है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को हम लोग कई जगह अप्लाई करते हैं। दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। जो स्केलर प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी देता है और जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो वेक्टर क्वांटिटी देता है। अब स्केलर प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसलिए कि वहां पर जब मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो जो नोटेशन हम लोग यूज करते हैं वहां पर दो वेक्टर के बीच में डॉट यूज करते हैं, इसलिए वो कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज डिफाइंड एज, ये फॉर्मूला है हमारा स्केलर प्रोडक्ट के लिए, या जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। a डॉट b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a into modulus of b into cos theta, where theta is the angle between these two vectors a and b। a और b जो दो वेक्टर है उनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो cos theta उसके बाद भी हम लोगों को लिखना पड़ता है। The scalar product is commutative because a into b is equal to b into a। ये निकाल करके देखा गया है, इसलिए ये पता चला कि it is commutative। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह जो है सो हम लोग इसको यूज करते हैं। अभी यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं, तो एक्स एक्सिस में i कहलाता है, y एक्सिस में j कहलाता है और z एक्सिस में k कहलाता है। यदि हमको उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वहां पर जो है सो दोनों के बीच में डॉट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए i डॉट i, उसी तरह से j डॉट j, k डॉट k, तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा। तो वैल्यू कितना होगा, तो फॉर्मूला अभी जस्ट हमने इसको यूज किया है कि मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है, तो चूंकि दोनों सेम
है यूनिट वेक्टर्स, उनका डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, इसलिए cos का जो एंगल है हम 0 लिखेंगे, cos 0 और cos 0 इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1। इसका मतलब कि यदि हम लोग यूनिट वेक्टर्स जो सेम यूनिट वेक्टर्स हैं जैसे i j और k उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम लोग यदि डॉट प्रोडक्ट लें एक यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर, दूसरे मतलब कि दूसरा डायरेक्शन वाला, तो दूसरा डायरेक्शन वाला कैसा होगा कि जैसे i का j के साथ ले रहे हैं, j का i के साथ ले रहे हैं, i का k के साथ ले रहे हैं, इस तरह से वेरियस कॉम्बिनेशन, मतलब कि डिफरेंट होना चाहिए, सेम डायरेक्शन वाला नहीं होना चाहिए। तो हम लोग फॉर्मूला यूज सेम करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर i j या k i या जो भी लिखे हैं इन सब के बीच का एंगल कितना है कि 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरह से cos 90 लिखाएगा और cos 90 का क्या वैल्यू होता है, तो 0 होता है, तो इसलिए सब मिला करके 0 होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि यदि हम लोग सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका रिजल्ट 1 आएगा, और यदि डिफरेंट डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आएगा। सो दिस इज द रिजल्ट। नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b। मान लीजिए अब हम लोग एक दूसरा रियल प्रॉब्लम ले रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, a का जो है सो ऐसा वैल्यू है और b का ऐसा वैल्यू है, और उनका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो पहले तो है कि हम लोग सबको जो है वो मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन आएगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन आएगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो यहाँ 3 टर्म है और यहाँ भी 3 टर्म है, तो 3 इंटू 3 सो देयर विल बी 9 टर्म्स। इसलिए देखिए यहाँ पर हम लोग 9 टर्म्स लिखे हुए हैं। अब 9 टर्म्स जो लिखे हुए हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट के रूप में तो i इंटू आई लिखाएगा, लेकिन इसका इसके साथ करेंगे तो i इंटू जे लिखाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो i इंटू के लिखाएगा। और अभी हमने तुरंत देखा कि i का i के साथ जब डॉट प्रोडक्ट है तो 1 आता है, और बाकी दूसरे के साथ में आ रहा है तो वो 0 हो जा रहा है। तो केवल i j और k वाले जो टर्म बचेंगे बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो इसलिए देखिए जो रिजल्ट आया है उसमें केवल 3 टर्म है, एक जो है सो ax इंटू bx, दूसरा जो है ay इंटू by, और तीसरा जो है az इंटू bz, क्योंकि i 1 हो गया, j 1 हो गया और k भी 1 हो गया। अभी एक ऐसा हम लोग एक रियल प्रॉब्लम लिख रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए कोई वेक्टर दिया गया है और उसका कितना लंबाई है वो हम लोग को निकालना है, लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड का फिर जो है सो इस तरह से जो पहले हम लोग यूज किए थे फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लगा करके हमको काम करना होगा। तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ए का पहले स्क्वायर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जानने के लिए मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर कितना होगा, तो ए के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इतना होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हमने लिखा नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये i इंटू आई है, ये j इंटू जे है और ये k इंटू के है। इस चीज को यहाँ पर समझना है कि हमने इसको यहाँ लिखा नहीं, क्योंकि इसका जो x कंपोनेंट है उसका जो है सो यूनिट वेक्टर i है, इसका भी i होगा, x वाला इसका भी i होगा, इसका भी j होगा और इसका भी j होगा। तो इस तरह से ये हमने यहाँ लिखा नहीं लेकिन ये अंडरस्टूड है, और इस तरह से ये जो है इक्वल किसके हुआ कि मॉड्यूलस ऑफ a का स्क्वायर। तो यदि हम लोग मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू लिखेंगे तो इसका पावर हाफ हो जाएगा, और इसका पावर जब हाफ हो जाएगा तो अब इसके वैल्यू हम लोग लिखेंगे कैसे कि ये जो यूनिट वेक्टर के जो बगल में है कोएफिशिएंट वो उसका कंपोनेंट है x, इसका भी -1 कंपोनेंट है और इसका भी +3 z कंपोनेंट है। तो स्क्वायर करना पड़ेगा, सो 2 का स्क्वायर 2, फिर -1 का स्क्वायर 1 और फिर 3 का स्क्वायर 9 और फिर सब का टू द पावर हाफ। सो ये जो है सो आपका 14 आता है। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर का हम लोग जो है वो लेंथ निकाल सकते हैं। निकालने के लिए क्या करना होगा कि पहले उसका मॉड्यूलस का वैल्यू निकालना होगा, तो ऑटोमेटिकली जो है सो हम लोग वहां पर ये फॉर्मूला लगा लेंगे, और मॉड्यूलस निकालने के लिए फिर ऐसे करना पड़ेगा। नाउ एक
प्रॉब्लम हम लोग जो है सो यहाँ सॉल्व करते हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स दिए गए हैं और कुछ कंडीशन दिए हुए हैं और उनका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। कंडीशन क्या दिया गया है कि हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। दोनों के बीच का जो एंगल है तुमने थीटा का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है और उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है वो 9/2 है। तो हम लोग अगर एक वेक्टर ए को ऐसा लिखे और दूसरा वेक्टर बी को ऐसा लिखे और जो दिया गया है उसको सम अप करें तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो ऐसा हम लोग लिखेंगे एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 60 डिग्री और उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 9/2 है। तो फॉर्मूला हम लोग यूज करें ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस कॉस थीटा। फिर हमने एक कंडीशन यहाँ पर भी लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि वो बी के मैग्नीट्यूड है कि इक्वल है, इसलिए ये बी के लिए भी हम जो है सो ए लिखेंगे और ये थीटा का वैल्यू 60 डिग्री लिखेंगे और यहाँ पर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका वैल्यू भी 9/2 दिया गया, तो सब वैल्यू हमने पुट कर दिया। ये 9/2 हो गया, ये मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर हो गया और cos 60 का जो वैल्यू होता है वो हाफ होता है, तो इस तरह से मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा और मॉड्यूलस ऑफ ए का जो वैल्यू है वो 3 आएगा। और चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है इसलिए ए का जितना मैग्नीट्यूड होगा बी का भी उतना मैग्नीट्यूड होगा और दोनों के वैल्यू जो है वो 3 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। एक दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर फिर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ए और बी हमारे दो वेक्टर हैं, दो दिया गया वेक्टर्स है, उसके बीच का एंगल हम लोग को निकालना है। कौन सा वेक्टर है तो i प्लस जे माइनस के, दूसरा वेक्टर है i माइनस जे और प्लस के। एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, अभी जो है सो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b इनटू cos थीटा। तो ये cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ये नीचे चला जाएगा, इसलिए देखिए यहाँ पर हमने वेक्टर का साइन लगा दिया और ये जो है सो मैग्नीट्यूड लिखा है। अब जो है इनका वैल्यूज यदि हम लोग पुट कर दें तो थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे पुट करेंगे, तो a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू कितना होगा, तो ये वाला फॉर्मूला से यहाँ पर जो है सो a हमको दिया गया है i j k, इसका वैल्यू हम लोग लिख दिया। b का कितना है तो ये हम लोग लिख दिया और ये मैग्नीट्यूड कितना होगा तो टू द पावर हाफ करके इसका जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस इसका y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस इसका z कंपोनेंट है उसका स्क्वायर किए। उसी तरह से फिर इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका y कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका z कंपोनेंट का स्क्वायर और फिर सबका पावर हाफ या रूट में लिखे तो ये टर्म ऐसा आया। सॉल्व करने से i j के ये यदि हम लोग वैल्यू सॉल्व करें यानी मल्टीप्लाई करके तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये जो है सो -1 आएगा, ये -1 आएगा और इस तरह से cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 आता है। अभी एक और हम लोग जो है सो ऐसा करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ए और बी जो दिए गए दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल निकालना है। फॉर्मूला सेम यूज होगा, a डॉट b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b cos थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू a इंटू b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a बाई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो हम लोगों को ये इसका वैल्यू सबका पुट कर दें तो cos थीटा इज इक्वल टू निकल जाएगा और वो जो है सो हम लोगों को दोनों का एंगल देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना है वो हम लोग निकाल सकते हैं। वही काम यहाँ किया गया। अभी जैसे मॉडुलस ऑफ ए निकालना है तो मॉडुलस ऑफ ए निकालने के लिए पहले a इंटू ए करेंगे और फिर उसका पावर हाफ ले लेंगे और उसके जो x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करके और फिर जो है सो होल टू द पावर हाफ या जिसको रूट बोलते हैं वो करेंगे तो इज इक्वल टू √11 आता है। उसी तरह से b का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे सेम फॉर्मूला से कि जो उसका x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और z कंपोनेंट है उसका स्क्वायर ले करके यहाँ पर देखिए i टर्म नहीं है, इसका मतलब हम लोग जो है सो उसका i का जो कंपोनेंट है उसको हम लोग 0 मान सकते हैं।
इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू जे माइनस 1 इंटू के, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए इसलिए हमने यहाँ 0 का स्क्वायर लिया, ये 1 का स्क्वायर लिया, फिर 1 का स्क्वायर लिया और फिर वो टू द पावर हाफ हो गया जो रूट है, तो वो कैलकुलेट होकर के √2 आ गया। उसी तरह से अभी ये जो है सो a इंटू बी का जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो a का जो x कंपोनेंट है और b का जो x कंपोनेंट है, फिर इस a का जो y कंपोनेंट है, b का y कंपोनेंट है, फिर a का जो z कंपोनेंट है और b का जो z कंपोनेंट है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लेंगे तो इसका वैल्यू 4 आ गया। तो ये वैल्यू जो है सो इस फॉर्मूला में यदि हम लोग इसको पुट करते हैं तो ये कैलकुलेट होकर के इतना आता है, cos थीटा इज इक्वल टू इतना, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू जो है सो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि वर्क से रिलेटेड जो है कि वर्क का डेफिनेशन क्या होता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, हम लोग जानते हैं। सो फोर्स क्या है कि वेयर, फोर्स का मतलब क्या होता है कि फोर्स मतलब द कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट लाइज इन द सेम डायरेक्शन एज द डिस्प्लेसमेंट। हम लोग जो फोर्स लगाते हैं तो जो अगर फोर्स लगाने के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो फिजिक्स के टर्म में हम लोग बोलते हैं कि कोई वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर हमने दीवार को जैसे हमने धक्का लगाया तो दीवार तो अपने डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो जब फॉर्मूला में उसको 0 बैठाएंगे तो वर्क कितना हो गया, तो 0 हो गया। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा फिजिक्स के अनुसार जो है सो वर्क डन नहीं होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर हमने फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है, तो जो फोर्स लगाए हैं उस फोर्स का जो प्रोजेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका कंपोनेंट लेना है, उसको कंपोनेंट लेना है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जिसके चलते इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स तो इधर लग रहा है, लेकिन ये हम लोगों को उसका इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका जो प्रोजेक्शन है फोर्स का, जो कंपोनेंट है फोर्स का, वो लेना। वो कैसे निकालेंगे, तो ये ट्रायंगल से निकालेंगे कि जैसे अगर ये वाला ट्रायंगल में हम लोग थीटा मान लेते हैं ये दोनों एंगल, और cos थीटा इज इक्वल टू कैलकुलेट करते तो b बाई एच, b मतलब कि ये हो गया, h मतलब ये हो गया, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, f cos थीटा। सो ये पोर्शन जो है वो केवल f नहीं लिखेंगे, वो f cos थीटा लिखेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस में केवल f ना लिख करके f cos थीटा इनटू d लिखाएगा। तो ये इस तरह से इसका एप्लीकेशन है। दूसरा जो है वो इंपॉर्टेंट है कि इंटरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डायपोल मूवमेंट क्या होता है कि जिसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, और चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू जो पोल्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डायपोल मूवमेंट हम लोग को निकलता है। जैसे मान लीजिए कि ये Q1 और Q2 टू चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन डायपोल मोमेंट इज mu एंड mu इज इक्वल टू Q इनटू r। और अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई करते हैं इस डायपोल मोमेंट में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा, तो ये हमारा जो है ये फॉर्मूला, ये हमने जो फॉर्मूला लिखा इस फॉर्मूला से हम लोग दे सकते हैं V इज इक्वल टू माइनस म्यू इनटू E, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड है, और म्यू जो है वो डायपोल मोमेंट है। नाउ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अभी तक जो है सो हमने स्केलर प्रोडक्ट जो है सो देखा था। अभी हम लोग जो उसका दूसरा वाला जो पार्ट है वेक्टर प्रोडक्ट है उसको देखेंगे। उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरीके से जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो जो नोटेशन यूज करते हैं वो क्रॉस का यूज करते हैं। मल्टीप्लीकेशन दोनों तरीके से इन ऑर्डिनरी अलजेब्रा हम लोग यूज करते हैं, क्रॉस भी लगा करके और डॉट भी लगा करके, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है। वेक्टर में अगर हम लोग उसको क्रॉस लगाते हैं तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा, और डॉट लगाएंगे तो वो डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। डॉट प्रोडक्ट में स्केलर उसके जो रिजल्टेंट आते हैं, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें वेक्टर आते हैं। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, तो उसका जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू सी साइन थीटा, वेयर सी इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ए एंड बी।
मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर, जैसे एक वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, दोनों का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसका जो यूनिट वेक्टर है वो लिया गया है सी, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इसको हम लोग जो है राइट हैंडेड रूल से हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखाया गया है, ये वाई एक्सिस का दिखाया गया है, जेड एक्सिस का, इस तरह से करके ये देखिए ये इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ये मान लीजिए ये जो है सो एक्स एक्सिस है और ये जो है सो वाई एक्सिस है, ये दोनों एक ही प्लेन में है और ये जो है सो उसका परपेंडिकुलर है। तो ये जो है सो एक्स और वाई एक प्लेन में है और जेड जो है सो उसका परपेंडिकुलर है। तो एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर आई हो गया, वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर जे हो गया और जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो के हो गया। तो ये कहता है कि अगर आपका ए वेक्टर का ये डायरेक्शन है और बी वेक्टर का ये डायरेक्शन है तो उसका प्लेन ये एक्स वाई प्लेन हो गया और उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा उसमें जो यूनिट वेक्टर है वही सी है। तो अब आइए कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ये चीज देखा गया कि यदि हम लोग उसको कम्यूटेटिव प्रूफ करना चाहते हैं तो वो नहीं होता है। और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हाँ, इट मे बी a क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ऐसा हो सकता है। अभी जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स आई जे का देखा था पीछे में, अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट अब देखते हैं आई जे और के का। मतलब आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के का के के साथ में, फिर आपस में एक दूसरे के साथ में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट अगर लें तो कितना वैल्यू निकलेगा। सो आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, तो फॉर्मूला के अनुसार हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला हम लोगों को है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू सी साइन थीटा। सो ये सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड सी साइन थीटा। और आई चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो थीटा के लिए हम लोग 0 लिखेंगे और साइन 0 होता है इसलिए ये पूरा जो है टर्म है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि आई को आई के साथ यदि क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन ये चीज डॉट प्रोडक्ट में नहीं होता था। डॉट प्रोडक्ट में वहां आई डॉट आई जो है सो 1 होता था। और यदि हम लोग दूसरे डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर लें, जैसे आई का जे के साथ लें, जे का के साथ लें या के का आई के साथ में लें, तो सेम फॉर्मूला यूज करते हुए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू सी का मतलब कौन यूनिट वेक्टर है, यहाँ भी के लिखे हैं तो यूनिट वेक्टर है, लेकिन कौन सा यूनिट वेक्टर है, तो ये यूनिट वेक्टर और ये वाला जो यूनिट वेक्टर है और ये वाला जो यूनिट वेक्टर है, दोनों से जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा उसको लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आई है और जे है तो उसका परपेंडिकुलर के है, ये आई है और जे है तो उसका परपेंडिकुलर के है, इसलिए हमने यहाँ के लिखा। ये जनरल फॉर्मूला सी है लेकिन इसके केस में ये के लिखाएगा। ये जे है और के है तो यहाँ पर जो है सो आई लिखाएगा। ये के है और आई है तो इसके जगह पर यहाँ पर जे लिखाएगा साइन थीटा। और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसलिए 1 इंटू 1 1 और 1 फिर बच जाता है केवल के, इसलिए हम लोगों ने ये के लिखा। इसके केस में ये जो है सो आई लिखाएगा और इसके केस में वो जे लिखाएगा। अभी हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी का। मान लीजिए ए इस तरह का एक वेक्टर है और बी एक दूसरा वेक्टर है। ए वेक्टर हमारा ए और बी दो वेक्टर है। तो ए के जो यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए का जो कंपोनेंट होगा वो ए एक्स ए वाई और ए जेड होंगे, ऐसा करके। इसका जो कंपोनेंट होगा इसका और हाफ लेना होगा, ऐसे करके। उसी तरह से इसके भी कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट, इसका 3 कंपोनेंट होगा, इसका भी 3 कंपोनेंट होगा। तो हमने ये जो है वो यदि क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो ये डिटर्मिनेंट में जो है उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि 3 यूनिट वेक्टर है इसलिए आई जे के भी लिखेंगे। और ए का जो कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई ए जेड है, फिर बी का कंपोनेंट बी एक्स बी वाई जेड है। अभी यदि इस डिटर्मिनेंट को आप ब्रेक कीजिएगा तो आई इंटू ए
वाई इंटू बी जेड आई इंटू ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई ए जेड इंटू बी वाई। उसी तरह से जे का यदि हम लोग लिखेंगे तो जे इंटू कितना लिखाएगा, ये क्रॉस करके ए एक्स इंटू बी जेड ए एक्स इंटू बी जेड, माइनस साइन के साथ है इसलिए माइनस चला गया, और माइनस ए जेड इंटू बी एक्स, ए जेड इंटू बी एक्स। उसी तरह से तीसरा भी लिखाएगा। तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, और ऐसा दोनों जो है सो इक्विवेलेंट है। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में देख रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एंगुलर मोमेंटम। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जैसे m इंटू v जो है वो लीनियर मोमेंटम कहलाता है। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो मोमेंटम कहलाता है, और ये लीनियर मोमेंटम कहलाता है। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो अभी ये डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि x, y और z जो हमारे तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उसको हम लोग ऐसे दिखाए हुए हैं। ओरिजिन से लेकर के r डिस्टेंस पर जो हमने यहाँ पर r दिखाया है, r द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट, एंड p इज द मोमेंटम, मतलब लीनियर मोमेंटम, एंड p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो r जो है उसका ये डायरेक्शन है, और मोमेंटम का जो है वो डायरेक्शन इस तरह से हम लोग दिखाए हुए हैं। तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो देखिए उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग लेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसके क्या फॉर्मूला लिखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर लिया है कि r क्रॉस p, तो r क्रॉस p मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ p इंटू c साइन थीटा। c क्या है कि इसका जो जिस प्लेन में है ये वेक्टर और ये वेक्टर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। तो अभी जैसे देखिए कि ये एक्स वाई प्लेन में ये r भी है और p भी है, तो इसका जो परपेंडिकुलर जो होगा डायरेक्शन वो z एक्सिस होगा। इसलिए ये जो l मतलब जिसको एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हैं, ये p लीनियर मोमेंटम है, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम जो l बोल रहे हैं वो किधर का डायरेक्शन दिखा रहा है, वो जो है सो वो इस प्लेन पर एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो कि z एक्सिस की तरफ है वो दिखला रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसमें भी हम लोग जो है सो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि अगर एंगुलर मोमेंटम को L से हम लोग डिनोट कर रहे हैं जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम लोग जो वेक्टर का ये तीनों कंपोनेंट दिखाएंगे और फिर तीन यूनिट वेक्टर भी दिखाएंगे। सो LXI प्लस LYJ प्लस LZK लिखेंगे, और ऐसा हमने ऊपर में लिखा ही है कि ये r क्रॉस p का वैल्यू जो है वो एंगुलर मोमेंटम देता है। तो अभी हमने जैसे ऊपर में ये हमने डिटरमिनेंट लिखा, उसी के जैसा यहाँ भी हम लोग डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, IJK लिख देंगे और XYZ डायरेक्शन भी लिख देंगे, और ये जो p है ये r के लिए, ये r मतलब जो है सो डायरेक्शन है, तो x एक्सिस में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में, इसलिए ये जो है सो तीन हमने लिखा है। और फिर ये जो मोमेंटम है वो भी x एक्सिस का इसका कंपोनेंट है, ये y एक्सिस का कंपोनेंट है, और ये z एक्सिस का कंपोनेंट है। और इसको आप ब्रेक करेंगे अभी जैसे हमने पीछे बताया, तो ये ब्रेक करके इस तरह से आएगा और ये वैल्यू यहाँ पर आता है। तो ये जो है सो एंगुलर मोमेंटम के केस में हमको समझने में बहुत मदद करता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से। अभी एक और लास्ट में कुछ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर जो वेक्टर है और जो स्केलर है उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंटली हम लोग ये केमिस्ट्री में, क्वांटम मैकेनिक्स में और कुछ दूसरे चैप्टर में भी जो है सो हम लोग इसको यूज करते हैं। ये जो नोटेशन है वो डेल कहलाता है, और डेल इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा बाई डेल्टा जेड ऐसे करके लिखते हैं, और ये ऑपरेटर कहलाता है। तो ऑपरेटर है तो जो कोई फंक्शन पर ऑपरेट करता है, इसलिए हमने कोई फंक्शन नहीं लिखा। अगर कोई फंक्शन यहाँ लिखेंगे तो यह फंक्शन है उसको लिखना पड़ेगा, लेकिन ये जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट और z कंपोनेंट है, तो उसका जो यूनिट वेक्टर है वो भी जो है उसके साथ में जुड़ा रहेगा। चूंकि ये वेक्टर है इसलिए देखिए I मतलब उसका यूनिट वेक्टर, फिर उसका x कंपोनेंट, फिर j यूनिट वेक्टर, फिर उसका y कंपोनेंट, और फिर उसका z कंपोनेंट, और ये जो है यूनिट वेक्टर है। तो ये डेल इज इक्वल टू दिस मच है अगर हम लोग कंप्लीट लिखेंगे तो जनरली हम लोग ये IJK नहीं लिखते हैं, केवल d बाई dx लिख करके हम लोग इतना छोड़ देते हैं शॉर्ट में, लेकिन ये एक्चुअली ये हम लोग केवल इतना लिखते हैं
है, प्लस, लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग पूरा लिखे तो इस तरह से हम लोगों को लिखना पड़ेगा। अभी कुछ और चीजें हम लोग जो है सो जानेंगे कि इफ a function f is a function of x y z, अगर कोई फंक्शन f दिया गया है जो कि x y z पर डिपेंड करता है तो डेल ऑफ फंक्शन f क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट ऑफ f कहलाएगा। तो डेल f का क्या लिखेंगे, तो ये तो हमने पहले ही लिख दिया डेल के लिए। अभी जो फंक्शन अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ f लिखेंगे, यहाँ f लिखेंगे, f लिखेंगे यहाँ पर, और ये क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट ऑफ f। उसी तरह से कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डेल विथ ए वेक्टर v, मान लीजिए कि एक वेक्टर जो है वो v हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पर क्रॉस नहीं लिखेंगे इसलिए हमने यहाँ डॉट लिखा है। और ये जो है डेल जो पहले हम लोग अभी डिफाइन किए वही डेल है, और ये v क्या है, v एक वेक्टर है, तो v वेक्टर है तो उसका 3 कंपोनेंट होगा, वो एक x होगा, dx x एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो vx कहलाएगा, y एक्सिस में जो कंपोनेंट है vy कहलाएगा, और z एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो vz कहलाएगा। तो ये जो हम लोग इस तरह से लिखेंगे ये क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, मतलब कौन सा वेक्टर, ये जो है सो v है। अब तीसरा एक और है कि देखिए कि ये जो डेल हम लोग जो लिख रहे थे, अगर हम लोग डेल स्क्वायर लिखते हैं तो डेल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच लिखते आए हैं हम लोग, और वो किसके इक्वल होता है, तो डेल तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने शुरू में ही यहाँ लिखा दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यदि हम लोग जो है सो इसको डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ में, तो कैसे लिखेंगे, तो ये स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा, तो इतना इंटू आई स्क्वायर प्लस इतना इंटू जे स्क्वायर प्लस इतना इंटू के स्क्वायर। और आई स्क्वायर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा क्योंकि वहां कॉस थीटा आता है और कॉस थीटा कॉस 0 जो है सो 1 होता है, तो इसलिए ये d2 बाई dx स्क्वायर प्लस d2 बाई dy स्क्वायर और d2 बाई z स्क्वायर हो जाएगा। और क्या एक मजेदार बात ये है कि ये स्केलर ऑपरेटर हो जाता है। डेल जो है वो ये जो है सो वेक्टर है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये जो है सो स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसको हम लोग ये डेल को क्रॉस में जो पहले वाला था उसको दिखाएंगे तो इस तरह दिखाएंगे जो पहले भी हमने डिस्कस कर दिया। तो ये 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो है डेल क्या है और डेल स्क्वायर क्या है और कर्ल क्या है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज द कंप्लीट coverage of vector which is used in the chemistry. Thank you very much.